स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस गुरु योगेश जी में। हम कक्षा 9th की एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वन शॉट में यहाँ अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में जानेंगे। और हम इसमें आने वाले जो कंटेंट हैं जैसे शुद्ध पदार्थ क्या हैं, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है, विलयन क्या है, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। और ये निदानात्मक शिक्षण जो है विज्ञान का, वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। तो आपके लिए ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं परीक्षा में वो यहाँ से आते हैं। तो यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं प्रयास करूँगा इसको आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का। आपका कंसंट्रेशन रहेगा, निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो भी व्यक्ति मेरे इस चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप अच्छे से देख पाएँ और साथ में आपको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जैसे हम बात करते हैं कि शुद्ध दूध होता है ना, घी होता है, ये हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो रासायनिक तौर पर घी या दूध को हम शुद्ध नहीं कह सकते। यह एक प्रकार का मिश्रण है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा दूध के अंदर कैल्शियम जो होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण आपने सुना होगा उसमें उपस्थित होते हैं। तो इस कारण से उसमें शुद्ध नहीं है, उसमें पानी के अणु भी होते हैं। तो हम दूध को वैज्ञानिक तौर पर शुद्ध नहीं मान सकते। इसी प्रकार से घी के अंदर भी वसा होती है और बहुत दूध से बना हुआ है, वो है ना, मक्खन से निकलता है, तो उसमें भी बहुत सारे पोषक पदार्थ मिले होते हैं वसा के साथ में, इसलिए हम उसको भी शुद्ध नहीं मान सकते। तो विज्ञान जो कहता है वह शुद्ध किसे मानता है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपने देखा होगा आयरन या लोहे को यदि हम बारीक पीस दें और उसका पूरा चूर्ण बना दें, तब भी वह मैग्नेट के साथ या चुंबक के साथ चिपक जाएगा, उसका प्रत्येक कण चिपक जाएगा। वो रंग, रूप, रचना, आकार और भौतिक और रासायनिक रूप से उसके सारे कण जो आयरन या लोहे के होते हैं वो एक समान होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आयरन या लोहा जो है वह शुद्ध पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तब हम उसे कहते हैं मिश्रण। इसका उदाहरण है, जैसे आपने सामान्य तौर पर हम बात करते हैं मिक्सचर या मिक्सचर, जिसको हम मार्केट से उपयोग करने खाते हैं या खाने के लिए लेकर आते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के उसमें पदार्थ हम ज़्यादा सूक्ष्म रूप में ना देखें तो मोटे तौर पर, जैसे उसमें सेव मिली हुई है, बेसन से मिश्रित है, पोहा है, मिर्च मसाले हैं और अन्य उसमें चीज़ें मिली हुई होती है। तो हम उसको एक मिश्रण के तौर पर मान सकते हैं। तो हम पदार्थ का जो वर्गीकरण हमने इसके पहले जो है अध्याय 1 में पदार्थ के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, आप उसको देख सकते हैं और पदार्थ के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक तौर पर पदार्थ को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व को हम बांट सकते हैं 3 रूपों में, धातु, अधातु और उपधातु। इसी प्रकार से जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण है विलयन और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है निलंबन और कोलाइड। आइए हम विस्तार से इनके बारे में आगे जानें।
कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पदार्थ जो होता है बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और जो पदार्थ होता है वह तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में उपस्थित रहता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि हम मिला दें तो वह उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम आगे थोड़ा सा जानेंगे। फिर समांगी पदार्थों का मिश्रण जो होता है उसको हम विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक दो प्रावस्थाओं का रूप अगर है तो उसको हम विलयन कह सकते हैं। अल्प मात्रा का घुलनशील भाग जो होता है वो विलेय होता है। अधिक मात्रा का वह भाग जो घुलनशील पदार्थ को अपने में घोलता है वह विलायक कहलाता है। इसको हम आगे जानेंगे और विस्तार से। फिलहाल मैं इसको आपके लिए एक मोटे तौर पर पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिए आप। इसी प्रकार से विलायक में अघुलनशील भाग जो आँखों से देखे जा सकते हैं इसको हम निलंबन के नाम से जानते हैं, जो विषमांगी मिश्रण होता है। विलायक का वह भाग जिसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है और हम साधारण आँखों से उसको देख नहीं सकते, वो कोलाइड कहलाता है। जैसे दूध जो है वो कोलाइड मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है और यौगिक पदार्थ का दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात का रासायनिक रूप से संयोजन होता है। तो हम इसके बारे में पहले जानें कि तत्व क्या होता है। तो जैसे हमने अभी शुरुआत में बात की थी कि जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो तत्व की भी यही परिभाषा है। जो तत्व होते हैं वह एक ही प्रकार के कणों से या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम बात करें, ऑक्सीजन, कॉपर यानी तांबा, आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी तत्व कहलाते हैं। उसका कारण क्या है? इनका प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु रूप, रंग, आकार और गुणधर्म में एक समान होता है, इसीलिए हम इसको तत्व कहते हैं। तत्व पदार्थ का सबसे सिंपल फॉर्म या सरल रूप होता है। फिर आता है मिश्रण। तो मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वह हमने बात की थी, दो प्रकार से हम मिश्रण को बांट सकते हैं। मिश्रण के दो प्रकार कौन कौन से हैं उसको जानने के पहले हम यौगिक के बारे में भी बात कर लें। जैसे हमने अभी तत्व के बारे में आपको बताया, सबसे सरल रूप होता है। तो यदि दो या दो से अधिक तत्व मिल जाए और निश्चित अनुपात हो उनका, तब हम उसको कहते हैं, उनका रासायनिक यदि संयोजन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया यदि वो करते हैं एक दूसरे से, तब हम कहते हैं कि जो नया पदार्थ बना है वह यौगिक है। अर्थात यौगिक जो है दो या दो से अधिक कितने भी तत्व जो हैं उनके निश्चित अनुपात में मिलने पर जो प्राप्त होगा वो यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। जैसे आपने हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के क्या बनता है? जल, H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है इसके दो परमाणु और ऑक्सीजन जो इसका एक परमाणु है। यह दुनिया में या ब्रह्मांड में कहीं से भी जल प्राप्त किया जाए तो सबका जो फॉर्मूला या सूत्र होगा उसमें H2O ही लिखा जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु ही मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक या कंपाउंड, क्योंकि इसमें दोनों तत्वों की मात्रा निश्चित है। मिश्रण के प्रकार के बारे में हम बात करें तो मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा जिसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण जिसे हम कहते हैं हेटेरोजीनस मिश्रण। समांगी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, अंगी यानी अंग, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसके अंदर उसके अंग मीन्स उसमें जो घटक मिले हुए जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए? वो समान रूप से वितरित हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बात करें, हमने शक्कर या नमक को जब जल में हम मिलाते हैं तो वह जल में आपको पूरी तरह से समान रूप से फैल जाते हैं। आप यदि एक गिलास में शक्कर का घोल तैयार करें तो आप देखेंगे कि जो गिलास है, गिलास का जो विलयन तैयार हुआ है वो चाहे ऊपरी भाग हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे सबसे लास्ट का भाग हो, सबका जो टेस्ट आएगा समान रूप से एक जैसा ही मीठा होगा। इसका अर्थ है कि शक्कर या नमक उस पानी के अंदर पूर्ण रूप से एक समान रूप से फैल चुके हैं या समा चुके हैं या मिल चुके हैं।
तो ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण अवयव मिश्रण में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, है ना, बंट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर या मिश्रण होता है उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है, समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। इसके बारे में हम देखें विलयन क्या है। तो विलयन जो होता है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन एक ऐसा तरल होता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हुए होते हैं, जैसे नींबू जल, सोडा आदि विलयन के उदाहरण हैं। विलयन के बारे में हम आगे और जानेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार का जो मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी का ठीक अपोजिट होता है, अर्थात समांगी में जहाँ पर किसी भी मिश्रण के अंदर समान रूप से अवयव या घटक जो हैं वो मिश्रित हो जाते हैं, वहीं विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत जब किसी मिश्रण के अवयव पूरे मिश्रण में एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं तब हम इस मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम बात करें बालू रेत और पानी का मिश्रण, यदि हम इसको मिलाएं तो आप देखेंगे कि बालू रेत पानी में एक समान रूप से नहीं फैलती है, वो सारी की सारी कहाँ जमा हो जाती है, नीचे। कुछ हल्के कण हैं तो वो बीच बीच में भी तैर सकते हैं, बिल्कुल जो मिट्टी के कण हैं या और दूसरी जो पदार्थ हैं कुछ, वो बीच में भी रह सकते हैं यदि हल्के हैं तो इस प्रकार से ये मिश्रण जो होता है, या फिर आपने आटे को यदि पानी में घोला या फिर चौक के पाउडर को मिलाया तो ये क्या होंगे, ये समान रूप से उस जल में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन नहीं होता है। निलंबन एवं कोलाइड जो होते हैं ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हमने देखा विलयन, और निलंबन और कोलाइड जो होता है ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। आगे हम निलंबन और कोलाइड को अच्छी तरह से समझेंगे। विलयन के बारे में मैंने आपको बताया, अब हम देखते हैं पहले समांगी मिश्रण के अंतर्गत विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण हो जाता है। जैसे उदाहरण आपको मैंने बताया, नींबू जल हो सकता है, सोडा आदि विलयन हो सकते हैं, या शक्कर और नींबू का शक्कर का पानी का, या शक्कर और नमक का मिश्रण जो है विलयन के उदाहरण हैं। विलयन के हम विलयन की एक परिभाषा और बता सकते हैं कि विलयन के अंतर्गत दो प्रकार के कंपोनेंट्स या दो प्रकार के घटक होते हैं। पहला होता है विलेय जो कम मात्रा में होता है, दूसरा होता है विलायक, यह घटक क्या है, अधिक मात्रा में होता है। इसका उदाहरण यदि हम समझें शक्कर और जल के मिश्रण से, तो शक्कर की मात्रा कम होती है इसीलिए वह कहलाता है विलेय, या हम इसे कह सकते हैं घुलने वाला। विलेय अर्थात घुलने वाला, तो घुलने वाला पदार्थ क्या है, शक्कर है, तो शक्कर को हम विलेय कहेंगे। और विलायक मतलब घोलने वाला, तो यहाँ पर हम विलायक किसे कहेंगे, जल को कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, हिंदी माध्यम में है जैसे आप, कि विलेय तो घुलने वाला, और विलायक के अक्षर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय प्लस विलायक यदि दोनों को मिला दिया जाए तो बनने वाला पदार्थ विलयन कहलाता है। विलयन के गुण आते हैं 4 अंक में या 3 अंक में, तो हम उसको लिख सकते हैं कि विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है पहला गुण। तो दूसरा आपने देखा होगा कि यदि हमने नमक या शक्कर को जल में मिला दिया उसका विलयन, तो हम उनके कणों को देख नहीं सकते। इसका अर्थ है कि जो इनके कणों का व्यास होता है वो बहुत छोटा होता है, वो 1 नैनोमीटर के बराबर या उससे भी कम हो सकते हैं। ये हमको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। आपको यह कणों का व्यास याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इतना लिख सकते हैं कि विलयन के जो कण होते हैं वह व्यास में बहुत छोटे होते हैं, जो आँखों से दिखाई नहीं देते, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि यदि हम नमक और उसके शक्कर नमक या जल के विलयन को यदि हम छानना चाहें तो पूरा जो विलयन है वो छान सकते हैं, उसके अंदर से हम कणों को अलग नहीं कर सकते। तो छानने की विधि के द्वारा जो विलय मिले हुए हैं
वह विलय अर्थात शक्कर या नमक, उसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये विलयन कण प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे, टिंडल प्रभाव के बारे में। तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। फिर किसी दिए गए आयतन पर यदि विलयन में और अधिक विलय न घुल सकें तब उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलयन भी जो होता है संतृप्त और असंतृप्त, दो प्रकार का विलयन हो सकता है। संतृप्त को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि तृप्त होना मतलब जिसका पेट भरा होता है। आपने सुना होगा कि भोजन कर लिया है, यदि हमारा पेट खाली है तो हमको और भोजन हम ग्रहण कर पाएंगे। यदि हमारा भोजन क्या है, अतृप्त, यदि हमारा पेट अतृप्त है तो हम भोजन और ग्रहण करेंगे, और ले सकते हैं, और रोटी खा सकते हैं या अनाज ले सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब हमारा पेट भर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हम तृप्त हो गए, अब हमारी भूख मिट चुकी है, तो हम उस समय संतृप्त हो चुके होते हैं। अर्थात अब यदि हमें और अधिक रोटी दी जाए तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो विलयन के अंतर्गत भी ऐसा ही होता है। पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि जो कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। यदि हम उसमें शक्कर को मिलाते हैं तो वो उसके कण उसमें बीच में रिक्त स्थान में जल के समा जाते हैं, परंतु इसकी एक निश्चितता होती है कि कितना हम उसमें शक्कर या नमक को घोल सकें। तो ऐसा विलयन जिसमें हम अभी विलय को और घोल सकते हैं, अर्थात विलय के रूप में हम जो भी पदार्थ मिला रहे हैं विलायक में, वो जब हम घोल सकते हैं उसमें, तब हम उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। ध्यान रखिएगा, किसी निश्चित आयतन पर यदि किसी विलयन में अधिक विलय को हम घोल सकते हैं तब हम उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। और इसके विपरीत यदि हम किसी दिए गए आयतन पर विलयन में और अधिक विलय को अब हम नहीं घोल सकते तब उसे हम कहेंगे संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहलाता है। क्योंकि उसके कण के बीच का जो रिक्त स्थान है जल का, जब वो पूरा भर जाएगा, मान लीजिए आपने एक 100 ml जल लिया, उसमें आपने 4 चम्मच शक्कर डाली और वो घुलते चली गई शक्कर, अब वो घुलती जा रही है, तो ये विलयन अभी क्या कहलाएगा, असंतृप्त, क्योंकि हम इसमें शक्कर घोल रहे हैं, इसको घोलते जा रहे हैं, ये घुलती चली जा रही है। लेकिन एक समय के बाद आपने 4 से 8 चम्मच कर दी, 10 चम्मच कर दी, 12 चम्मच कर दी, एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप उसमें और शक्कर को अब घोलना चाहेंगे तो शक्कर उसमें घुलेगी नहीं, तब उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। इसी प्रकार से अब विलयन की सांद्रता के बारे में बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की, तो विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित होती है उसको विलयन की सांद्रता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि इकाई आयतन में मान लीजिए कोई सॉल्यूशन कोई हमने लिया विलयन, उसके इकाई आयतन में मान लीजिए प्रत्येक इकाई आयतन में 1 ग्राम, एक उदाहरण के तौर पर हम शक्कर या नमक की मात्रा लें मान लीजिए, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। तो विलेय पदार्थ जो उसमें विलयन में उपस्थित है एक निश्चित आयतन में, उसको ही हम क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। अब विलयन की सांद्रता के लिए हम एक यहाँ पर ज्ञात करने की आपकी किताब में भी विधियाँ दी है, तो इसका एक सूत्र यहाँ दिया है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का। तो विलेय का जितना द्रव्यमान होता है और उससे हम 100 से गुणा कर दें, और विलयन का कुल द्रव्यमान जो होता है उससे हम उसको डिवाइड कर दें या भाग दे दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर ही हम इसको क्या कहेंगे, या तो तनु कहेंगे या सांद्र कहेंगे या संतृप्त विलयन कहेंगे। सांद्र मीन्स जिसमें अधिक मात्रा बहुत होती है, तनु का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, सांद्र का मतलब होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, और संतृप्त का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें अब और विलेय को घोला नहीं जा सकता, वह संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल कहलाता है। अब हम बात करते हैं निलंबन की। तो निलंबन क्या होता है, निलंबन जो है, निलंबन के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। जैसे हमने यदि मान लीजिए पानी के अंदर हमने बालू रेत के बारीक कणों को घोला और हमने चम्मच से उसको घोल दिया, तो क्या होगा, पानी के अंदर वो जो रेत के कण हैं वो क्या करेंगे, वो तैरने लगेंगे, एक राउंडेड शेप में ऊपर तक आ जाएंगे वो, है ना, बीच से लेकर ऊपर तक। लेकिन उनका जो वितरण है अर्थात विलयन के अंदर
जो फैले हुए हैं वो कण है वो समान रूप से नहीं है, है ना, कहीं कम है कहीं अधिक होते हैं। और जब हम उसको कुछ समय तक छोड़ देंगे तो हमको क्या होगा, वो नीचे बैठने लगेंगे। तो जब हमने उसको घोला तो जो कण ऊपर दिखाई दे रहे हैं बालू रेत के, वह कहलाएंगे निलंबित हैं वो, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, निलंबन को क्या कहेंगे, ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जो ठोस द्रव में अवक्षेपित हो जाता है, यह निलंबन कहलाता है। तो निलंबन का हम सरल सी परिभाषा कहें, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें पद विलय के कण जो होते हैं वो घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या रहते हैं, वो दिखाई देते हैं, निलंबित रहते हैं, मतलब, है ना, वो हमको आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं साधारण तौर पर। जैसे मैंने आपको बालू रेत और जल का मिश्रण बताया, चौक के पाउडर का मिश्रण बताया जल में, या आटे का मिश्रण हमने जल में बताया, तो ये जो होते हैं ये क्या है, निलंबन का उदाहरण है। तो निलंबन के कुछ गुण इसमें प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। इसका उदाहरण आप लिख लीजिए पहले, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। बालू, जो मैंने अभी आपको बताया, बालू और जल का मिश्रण, ये आप याद रखने के लिए इसको उदाहरण के रूप में लिख दें तो उसके गुण जो हैं आप आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि उदाहरणों की सहायता से यदि हम उदाहरणों के गुण लिख देते हैं तो वो उससे संबंधित आंसर हमारे आ जाते हैं। तो इसके कण हम आँखों से देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण है, ये जो है कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। निलंबन क्या है, अस्थायी होता है, इसके कण नीचे बढ़ जाते हैं। अस्थायी का मतलब क्या है कि जब हमने बालू रेत के कणों को गोल घुमाया तो वो ऊपर आ गए, फिर जब वो उसका जल का जो गति हो रही है वो रुक गई तो क्या होगा, वो जब शांत हो जाएगा विलयन तो वो रेत के सारे कण कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो वह क्या हो जाएगा, उसके कण नीचे बैठ जाएंगे। अर्थात निलंबन कितने समय के लिए हुआ, अस्थायी विलयन है, वो स्थायी विलयन नहीं है, स्थायी मिश्रण नहीं है, सॉरी विलयन नहीं, स्थायी मिश्रण नहीं है, तो यह अस्थायी होता है। फिर हम अगर छानना चाहें तो इनको हम इनके कणों को छानकर अलग कर सकते हैं। बालू रेत को आप छन्नी से छानिए जल से, तो जल से बालू के जो कण हैं वो अलग हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा निलंबन है। फिर आता है कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन क्या है, निलंबन और विलयन के बीच के कणों का जो आकार होता है वह कहलाता है कोलाइडल या कोलाइडी विलयन। जैसे विलयन में विलय के कणों का आकार इसमें लिखा है 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर तक के हों, तब हम उसको क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। अब यह मान यदि आपको याद न रहे तो आप क्या लिखेंगे कि कोलाइड विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है, किंतु निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। सामान्य तौर पर आंखों पर हमको इसको नहीं दिखाई वैसे दे भी सकता है ये, और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं, परंतु इसका जो गुण है, जब हम इसकी गुण की बात करें तो विलयन के अंतर्गत वो विलयन समांगी था, ये वाला जो है कोलाइडल क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। इसको भी हम नगण्य आँखों से देख नहीं सकते, मतलब सामान्य तौर पर इसको हम देखना चाहें तो इसके कण को हम आँखों से दिखाई नहीं देंगे। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। आगे हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए टिंडल प्रभाव किस किस में दिखाई दे रहा है, अभी हम इसके गुण पढ़ते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो टिंडल प्रभाव जो है, प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। शांत छोड़ देंगे जब हम कणों को तो वह भी नीचे बैठ जाएंगे, अर्थात यह भी क्या होता है, इनका वितरण अस्थायी होता है। ये छानने की विधि के द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किए जा सकते। इनको विशेष विधि जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण विधि, इनसे अलग हम कर सकते हैं। कोलाइडल का उदाहरण क्या है, कोलाइडल का जो उदाहरण है वो क्या है आपका, जैसे दूध, है ना। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी इसके दिए हुए हैं, देखिए एरोसोल, है ना। अभी परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में बात करें उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर, इसके उदाहरण क्या है, एरोसोल, जैसे उदाहरण है कोहरा, बादल,
कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का जो एग्जॉस्ट होता है वो, शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, फ्रोम, रबड़, स्पंज, जेली, पनीर, मक्खन, दूधिया कांच, ये सब जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? ये कोलाइडल के उदाहरण हैं। तो कोलाइडल के अंतर्गत जो होते हैं आपको दिखाई ज़रूर देता है। जैसे दूध की बात यदि हम करें उदाहरण के तौर पे, तो दूध को जब आपने देखा होगा, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसकी क्रीम होती है, मलाई होती है, वो अलग ऊपर आ जाती है ना। तो उसमें वो वसा के रूप में होती है और उसका भी वितरण जो होता है दूध में एक समान नहीं होता है और उसके कणों को भी हम आँखों से सामान्य देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोलाइडल के कणों को हम सामान्य तौर से आँखों से नहीं देख सकते, नगण्य आँखों से यानी नग्न आँखों से हम देख नहीं सकते। फिर शांत छोड़ने पर इनके तलबी के कण क्या हैं, ये तली में बैठ जाते हैं और इनको, इसका ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे अलग कर सकते हैं इनको, इनके कणों को। तो छानने की विधि से तो अलग नहीं हो सकते हैं, तो फिर आप केंद्रीकरण की विधि, आप केंद्रीकरण की विधि का मतलब होता है यदि हम उसको गोल घुमाते हैं तो गोल, जैसे आपने मथने की विधि से मक्खन निकालने का सुना होगा, तो मथते हैं चक्रीयकरण से। अब केंद्रीकरण लगभग वैसी ही होती है, उसमें गोल घुमाया जाता है और अब केंद्रीकरण के माध्यम से जो बल के कारण क्या होता है, जो ठोस होता है या जो ज़्यादा भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो यह विधि कहलाती है अपकेंद्रीयकरण। तो इसके विधि के द्वारा हम इनके कणों को अलग कर सकते हैं। कोलाइड जो होता है, कोलाइड के अंतर्गत हम, जैसे विलयन में हमने बात की थी, ठीक उसी प्रकार से दो प्रकार के घटक हम इसके भी बात कर सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से कोलाइड बन रहा है। तो हम देखें परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है विलेय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय, जो विलयन में जैसे हमने विलेय की बात की थी वह, तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो होगी उसका जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जो विलायक के समान था विलयन में, तो इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक रहेगी। तो यह क्या होगा, वह घटक रहेगा जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, इसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये कुछ प्रश्न आते हैं इससे संबंधित कि जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था अर्थात विलेय के रूप में आप इसको कोष्ठक में लिख सकते हैं और परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलायक के रूप में इसको आप कोष्ठक में लिख सकते हैं समझने के लिए, है ना। तो जैसे विलेय के रूप में द्रव है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, तो प्रकार क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एरोसोल। इसका उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा। आप सभी ने देखा होगा कोहरा या जब होता है तो वायुमंडल में होता है कोहरा और उसमें क्या रहते हैं, जल के कण होते हैं। तो वायुमंडल जो है वो परिक्षेपण माध्यम हो गया अर्थात गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था इसकी क्या है, द्रव्य अर्थात जो जल के कण है वो बूंदों के रूप में सूक्ष्म रूप में वहाँ पर उपस्थित है जलवाष्प के रूप में, तो वह द्रव अवस्था में है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, द्रव और गैस से मिलकर के वो कोलाइडल का निर्माण हुआ है और उसको एरोसोल कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके जैसे शेविंग क्रीम के बारे में या फिर एरोसोल के बारे में, जेल के बारे में खास करके ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें दूध के बारे में, तो दूध का जो होता है प्रकार वो क्या, इमल्शन कहलाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगला बात करते हैं। इसी प्रकार से इसमें विलयन, निलंबन और कोलाइड इनके 3-3 या 4-4 गुण भी प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं और इनमें अंतर भी पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको अलग अलग करना है, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो जैसे पेड़ों का काटना, मक्खन का पिघलना, जंग लगना, जल का वाष्प बनना, विद्युत अपघटन से जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाना, नमक का जल में घुलना, लकड़ी या कागज़ का जलना, फलों से सलाद का बनना। तो देखिए अब हम इनके आधार पर बात करें तो पेड़ों का काटना, पेड़ों को यदि आप काट देंगे तो पेड़ 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, दोनों में कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। मक्खन यदि पिघल रहा है तो ठोस रूप से वो द्रव रूप में आ गया है ना।
तो इसमें भी उसमें कोई चेंज आएगा क्या उसके गुणों में? नहीं, उसमें नया कोई पदार्थ नहीं बन रहा। जंग लगना, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जंग लगने वाला जो परिवर्तन होता है इसमें लोहा जो है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, लोहा खराब हो जाता है, जंग नया पदार्थ बन जाता है ना। ऐसे जल का वाष्प बनना, तो जल का वाष्प बनना जो होता है वह जल से वाष्प बन जाएगी। तो वाष्प क्या है? वो भी जल का ही एक रूप है, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बना, वाष्प को ठंडा करेंगे वापस जल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये 4 उदाहरणों के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में हम कोई नया पदार्थ हमको प्राप्त नहीं होता है, केवल भौतिक रूप से उसके संगठन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कांच का टूटना हुआ, तो कांच जो होगा उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा दोनों ही कांच ही होंगे, तो वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मक्खन का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना, यहाँ पर आप देखते हैं एक नया पदार्थ निर्मित हो रहा है, तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर जल का वाष्प बनना, यह क्या है? इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो यहाँ पर क्या होगा? जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन में आएगा। अब 5वां पॉइंट देखिए, विद्युत अपघटन से जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन होना। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो कुछ नया पदार्थ बनेगा और पदार्थ को पुनः प्राप्त करना भी कठिन होगा, या विशेष विधियों के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम में तो हम प्राप्त वापस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर विद्युत अपघटन से जल का O2 और H2 में अपघटन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है? जल H2O हुआ और ये दोनों ऑक्सीजन और जल क्या है? दोनों अलग अलग, दोनों गैसें बन गई, तो यहाँ पर कुछ नए पदार्थ बन गए, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। नमक का जल में घुलना, बताइए कौन सा परिवर्तन होगा ये? बिल्कुल सही, यह होगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि नमक का जल में घुला तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है। इसी प्रकार लकड़ी या कागज का जलना क्या होगा? बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि लकड़ी को जला दिया तो ब्लैक कलर की हो जाएगी, वो कोयला बन जाएगी और एक नया पदार्थ है, अब हम वापस उसको प्राप्त नहीं कर सकते। फिर फलों से सलाद बनना, हाँ, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और उसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक का अर्थ होता है जैसे उसकी रंग, रूप, रचना, दिखाई देना, अवस्था या इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो हम भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत लेते हैं। वहीं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत बात करें तो रासायनिक परिवर्तन या केमिकल जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है? पदार्थ के पूरे संगठन में बदलाव हो जाता है और नया पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण नंबर 5, विद्युत अपघटन से जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जब टूटना होता है तो क्या होता है? जल जो होता है द्रव अवस्था है पदार्थ की, ऑक्सीजन क्या है? गैस अवस्था है, और हाइड्रोजन भी गैस अवस्था है। जल आग बुझाता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील गैस है। तो यहाँ पर नए पदार्थ बन गए जिनका संगठन बिल्कुल अलग हो गया, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं कि हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें अंतर भी आते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर, तो आप इसके अंतर लिख दीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसके अंतर्गत पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, रासायनिक प्रकृति में भी बदलाव नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? रासायनिक रूप से पदार्थ बदल जाता है, कुछ नया पदार्थ बन जाता है इसमें, और उसको पुनः प्राप्त करना कठिन काम होता है। विशेष विधियों के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो शुद्ध पदार्थ जो है इनको हम रासायनिक संगठन के आधार पर हम उनको तत्वों या यौगिकों में हमने वर्गीकृत किया ही था। तत्व क्या होता है मैंने इसके बारे में आपको पहले से बता दिया था कि तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे मूल रूप होता है, ओरिजिनल जो होता है शुरुआत का, वह तत्व कहलाता है। यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है,
इसको हम रासायनिक विधियों के द्वारा और सरल पदार्थों में बदल नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे सरल रूप है। अब तत्वों को हमने 3 रूप प्रकार में बांटा है, उनको वर्गीकृत किया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला क्या है? धातु। फिर दूसरा है धातु मीन्स मेटल्स, अधातु मीन्स नॉन मेटल्स, और उपधातु जो होती है धातु और अधातु दोनों के बीच की सब मेटल होती है। तो धातु जो होती है, धातु का उदाहरण यदि हम देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी क्या है? धातुएं होती हैं। आप इनको ध्यान से देखें तो इनको आप जितना भी रगड़ेंगे, इनको घिसेंगे तो इनमें एक चमक होगी। तो धातुओं का पहला गुण है चमकीली होती हैं। फिर ये चांदी या सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, यह भी आप कक्षा 10वीं में आप इनके बारे में और विस्तार से भी पढ़ेंगे। फिर है ये धातुएं, आपने देखा होगा कॉपर के और एल्यूमिनियम क्या क्या होते हैं, हमारे घरों में तार बने होते हैं जिसमें विद्युत धारा चलती है। तो बिजली की जो फिटिंग हमारे घर में होती है, तो तार के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का या एल्यूमिनियम का करते हैं। तो अर्थात ये धातुओं की क्या होती है? सुचालक, मतलब इनमें विद्युत धारा बह सकती है या चल सकती है। ये तन्य होती है, तन्य मीन्स तानना, अर्थात इनके तार खींचना। आपने देखा होगा धातुओं के तार होते हैं, तांबे का तार होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है, एल्यूमिनियम का भी तार हमने देखा ही है। तो ये तन्य होती है ना, ये इसका गुण कहलाता है तार खींचने का, तन्यता। अगला गुण है धातुओं का, ये आघात वर्धनीय होती है। आघात का मतलब चोट करना, वार करना। आपने सुना होगा किसी ने आघात किया मीन्स चोट की, वार किया। और वर्धन होना यानी बढ़ना। तो जब हम इन पर चोट करेंगे तो क्या हो जाएगी? जैसे एल्यूमिनियम के तार को यदि आप हथौड़े से ज़ोर से पीटे तो वो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, फैल जाएगा, चादर बन के रूप में ढाल सकते हैं। तो धातुओं को हम चादर के रूप में ढाल सकते हैं। इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया। फिर इसका एक धातुएं जो होती है ये ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा जो होती है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी कौन से रूप में होती है? द्रव रूप में पाई जाती है। इसी के विपरीत यदि हम गुण लिख दें तो वो किसके आ जाएंगे? अधातुओं के। अर्थात ये अधातुएं जो होती है अलग अलग रंगों की होती है। अधातुएं ठोस अवस्था में भी मिलती है और गैस अवस्था में भी ज़्यादातर मिलती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो द्रव रूप में पाई जाती है। तो ये अधातु होते हुए है एक। ये विद्युत धारा की कुचालक होती है धातुएं। ये चमकीली और प्रतिध्वनि पूर्ण भी न, ये चमकीली नहीं होंगी, इनमें ध्वनि भी आपने देखा। धातु को यदि हम चोट करेंगे तो धातुओं से एक स्पेशल प्रकार की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है ना, वो अच्छी लगती है। तो वह ध्वनि को हम कहते हैं प्रतिध्वनि पूर्ण। तो धातुओं में ऐसा गुण नहीं होता है और आघात वर्धनीय भी नहीं होती है। जैसे आप अधातु के रूप में बात करें, कार्बन यहाँ उदाहरण दिया है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब आप देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इनको तन्यता का गुण होगा क्या? इनके तार खींचे जा सकते हैं? नहीं। कार्बन का उदाहरण आप कोयला ले सकते हैं। कोयला को यदि आप चोट करेंगे तो वो बिखर जाएगा, अर्थात वह क्या है? आघात वर्धनीय नहीं है वो, है ना। तो ये अधातु हैं। और उपधातु क्या है? दोनों के गुण रखती हैं वो, कुछ तत्व धातु के और कुछ अधातु के भी, दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इनके उदाहरण जरूर याद रखें, अक्सर क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। जैसे बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये उपधातु है। अब मिश्र धातु क्या है? मिश्र का मतलब मिश्रित या मिली हुई, मिक्सचर। तो सीधा सा हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मिश्रित धातुएं अर्थात 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समान रूप से उसके घटक मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी धातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु या मिश्रातु कहलाता है। इसमें एक अधातु भी हो सकती है ना, 2 या 2 से अधिक धातुएं भी हो सकती है, उसमें एक अधातु का मिश्रण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम उसको मिश्र धातु कहेंगे। जैसे उदाहरण आपने पीतल देखा हुआ है। पीतल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? पीतल में 30% जिंक धातु मिली होती है और 70% कॉपर या तांबा मिला होता है। अब हम बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक क्या होता है? तो यौगिक वह पदार्थ होता है
जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो जो नया पदार्थ बनेगा वो निश्चित अनुपात होगा उसमें तत्वों का, तब हम उसे क्या कहेंगे, यौगिक या कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बनते हैं। इसी प्रकार H2O में भी मैंने आपको पहले जो उदाहरण दिया था तो उसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो वह भी क्या है, एक यौगिक है। तो यौगिक जो होता है यह 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बनेंगे जब नए पदार्थ, उससे हम कहेंगे यौगिक। तत्व और यौगिक मिश्रण और यौगिक में यहाँ अंतर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि तत्व या यौगिक मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, क्योंकि नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। और यौगिक क्या है, तत्व जो है ये क्रिया करके यौगिक का निर्माण। ध्यान रखिएगा, मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये ऐसे ही मिल जाएंगे तो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तत्वों के बीच में, तब हम कहेंगे कि यौगिक का निर्माण हुआ है। फिर मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का अपरिवर्तनीय होता है, यानी स्थायी होता है। अब ऐसा क्यों? तो मिश्रण का उदाहरण आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे आपने मिक्सचर की मैंने जो आपसे बात की अभी, हम मिक्सचर आप सभी ने खाया होगा, सेव चूड़ा के रूप में भी आप जानते हैं। तो उसमें आप देखिए, उसमें यदि हमको चाहिए कि भाई इसमें हमको दाने मिले हैं तो दाने की मात्रा कम करना है या बदलना है, तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। आपने मिक्सचर बनाते हुए देखा होगा, उसको कुछ सेव मिला देगा, कुछ चने दाल मिला देगा, कुछ पोहा मिला देगा, कुछ दाने मिला देगा, मिर्च मसाला नमक कुछ अलग अलग मिला देगा। हम यदि उसको कहेंगे इसको हम कम या ज़्यादा करें तो कम ज़्यादा वो कर सकता है। मतलब मिश्रण का जो संगठन है, यानी जो पदार्थ उसमें मिले, संगठन का मतलब होता है उसमें जो पदार्थ मिले हुए हैं वो सब उसके संगठक कहलाते हैं और उसका संगठन बनाते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि वह कैसा है, परिवर्तनशील होता है। लेकिन जो यौगिक है, यौगिक में अब हमने कहा चलो भाई जल का अणु बना हुआ है, H2O जो है इसका निर्माण हुआ है यहाँ पर, तो अब हम हाइड्रोजन इसमें एक काम करते हैं, 2 की जगह 3 कर देते हैं। तो ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। तो नए पदार्थ का संगठन जो होता है यौगिक में क्या रहेगा, हमेशा स्थायी होगा, अर्थात वो बदलता नहीं है, अनुपात निश्चित होता है। फिर मिश्रण के बारे में बात करें तो मिश्रण में जो घटक है उपस्थित, उनके सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं। जैसे आप मिक्सचर खाएंगे तो उसमें दाने का टेस्ट भी आएगा, सेव का टेस्ट भी आएगा, पोहे का भी आएगा, मिर्च का भी आएगा, नमक का भी आएगा। लेकिन यदि हम बात करें कि यौगिक में, तो यौगिक के जो गुण हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, है ना। पदार्थ के नए गुण जो है घटकों के गुण से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अर्थात घटक यानी जिनसे वो मिलकर बना है उनसे उसके गुण अलग हो जाते हैं। जैसे उदाहरण फिर से हम बात करें जल के अणु की, तो जल क्या करता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली हुई है। जल क्या है, आग को बुझाता है। हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, स्वयं आपने सुना होगा, और ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाली गैस है। पर ये दोनों गैसें जब मिल जाती हैं तो बनता है जल, जो कि आग को बुझाने का काम करता है। इसका मतलब है कि गुण पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं। तो यौगिक के गुण जो है वो पूरी तरह से घटकों से अलग हो जाते हैं। फिर मिश्रण जो होता है उसमें क्या होता है, मिश्रण के घटकों को हम भौतिक विधि के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई मिश्रण में जो भी मिला है, मिक्सचर का उदाहरण हम लेकर चलें, इसमें से हमको दाने कम करना हम अलग कर सकते हैं, पोया कम करना हम अलग कर सकते हैं, साधारण सी विधियों के द्वारा, है ना। लेकिन यौगिक के घटकों को हम क्या कर सकते हैं, केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा ही हम उसको अलग कर सकते हैं। आसानी से हम उनके घटकों को अलग नहीं कर सकते। तो ये कुछ यौगिक और मिश्रण में अंतर है। इसके अलावा लिख सकते हैं आप कि मिश्रण जो होता है, मिश्रण के अंदर पदार्थों का क्या है, अनिश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है, जबकि यौगिक क्या है, निश्चित अनुपात में जब पदार्थ बनता है नया तत्वों की क्रिया के द्वारा, तब हम उसे कहते हैं यौगिक। चलिए अब हम बात करें टिंडल प्रभाव की। तो टिंडल प्रभाव देखिए, जब किसी कोलाइड विलयन माध्यम से होकर गुजरता है प्रकाश, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होना मतलब फैल जाना, तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यहाँ पर आप देखिए, इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है
टॉर्च से लाइट डाला जा रहा है यहाँ पर। तो लाइट देखिए आपको दो प्रकार के विलयन रखे हुए हैं। यहाँ पर दूसरा जो विलयन है उसमें क्या हो रहा है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। यहाँ पर प्रकाश की किरण हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो जो हमारा सेकंड वाला है जिसमें बॉक्स जिसमें हमको दिखाई दे रहा है, उसमें हम कह सकते हैं ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर टिंडल प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर, और इसके अंदर हमको टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन के अंदर। तो इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसीलिए हम उनके नाम पर इसको टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देना जब किसी विलयन से हम गुजारें, तब जब हम किसी कोलाइड से हम उसको गुजारते हैं तब उसका मार्ग स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। यह आपने देखा भी होगा हमारे घर में जब कहीं बाहर से धूप की रोशनी आती है कहीं झिरी से, तो उस समय में भी हमको प्रकाश के कुछ मार्ग हमको कैसे स्पष्ट दिखाई देता है, बीच में कुछ कण हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वह भी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। अब हम यहाँ पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा कर लें। तो जैसे इसमें सही विकल्प दिए हुए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, आंसर आएगा ए विलयन। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसको क्या कहते हैं हम, इसका आंसर आएगा ब विलायक। तीसरा है टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर है बी आयोडीन। फिर सोडा जल विलयन में विलेय होता है। सोडा जल जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला वाला CO2। वायु एक विलयन है, यह आप सभी को पता है। वायु में क्या है, गैस में गैस का होता है, तो इसका आंसर आएगा ए। यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें, विलयन एक क्या होता है, तो समांगी मिश्रण होता है। बर्फ जल तथा जलवाष्प के खाली स्थान गुण समान होते हैं। कौन से गुण, भौतिक गुण समान होते हैं। इसी प्रकार एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसको हम तत्व भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विलयन के एक इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। फिर एक ही प्रकार के, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसमें हम तत्व या शुद्ध पदार्थ लिख सकते हैं। फिर दूध एक कौन सा विलयन है, अभी हमने बात की थी, दूध क्या है, एक कोलाइडल है, कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट है फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है, ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। ये जो आपको वहाँ पर मैंने बताया था याद करने का, ये वहाँ से क्वेश्चन निकल करके आया है, तो इसका आंसर आएगा द्रव। टिंडल प्रभाव खाली स्थान, अभी हमने देखा टिंडल प्रभाव किसमें हमको दिखाई दिया था, कोलाइड विलयन, कोलाइड के द्वारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां कि खाली स्थान धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप अर्थात लगभग जो हमारा कमरे का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री से 30 डिग्री 35 डिग्री का, तो वहाँ पर उसका उत्तर आएगा पारा या मरकरी। अब हम देखें इसका सही जोड़ी, तो देखिए ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु होती है, मैंने अभी बताया था। जल क्या है, तो जल एक यौगिक है। तन्यता के बारे में बात करें, तन्यता किसमें होती है, धातु में, बी वाला। और मिश्रण क्या है, मिश्रण वायु है, वायु के अंदर बहुत सारी गैसें मिली हुई है। कोलाइड क्या है, दूध। इस प्रकार से ये यहाँ आंसर आ जाते हैं। अब यहाँ सत्य असत्य के बारे में बात करें तो विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, यह असत्य है। कोलाइड क्या होता है, विषमांगी होता है। फिर तीसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, तो तीसरा क्या है, असत्य है। मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, यह भी असत्य है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले इसलिए उसका गलनांक निश्चित नहीं हो सकता।
फिर पांचवा, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। यह भी सत्य है क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं, आंखों से वह भी हमको दिखाई नहीं देते। ये क्वेश्चन के बारे में मैं फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इस प्रकार से, शुद्ध पदार्थ क्या है, तो जिसके सभी कण एक समान रासायनिक भौतिक रूप से हो वो शुद्ध पदार्थ है, मैं आपको बता चुका हूँ। संतृप्त विलयन क्या है, निश्चित आयतन में विलायक में और अधिक विलय को यदि हम घोला न जा सके तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त। मिश्रण क्या है, अभी हमने इसके बारे में बात की, तो मिश्रण के बारे में आप देख लीजिए। अनिश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, उसको हम मिश्रण कहेंगे। मिश्रण के प्रकार हमने बताया था अभी आपको, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। विलयन क्या है, विलयन के बारे में मैंने आपको बताया, समांगी मिश्रण होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। इसके उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि है। तत्व क्या है, अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता चुका हूँ, कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाएगा, जैसे सोना चांदी। यौगिक क्या है, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड। अब हम इसमें से देख सकते हैं, आप इसमें छांटिए कौन से पदार्थ इसमें शुद्ध हैं, कौन से अशुद्ध हैं। तो इसमें उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिए। समांगी विषमांगी मिश्रण में इनको अंतर हमको वर्गीकृत करना है, अलग अलग करना है, अर्थात ऐसा मिश्रण जो समांगी उसको एक साथ लिखना है और जो विषमांगी वो अलग। तो विषमांगी मिश्रण में लकड़ी और मिट्टी है और बाकी सारे जो है इसमें समांगी मिश्रण हैं। फिर है विलयन की पहचान इसमें से करना है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, समुद्री जल, वायु, सोडा जल विलयन के अंतर्गत आएंगे। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, इसमें से नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। तो दूध आपको पता है कोलाइड है, और इसी प्रकार से स्टार्च जो होती है वह भी, उसका विलयन भी क्या होता है, कोलाइड ही है, इसलिए वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इनको हम तत्व यौगिक मिश्रण में अगर बांटें तो यहाँ पर हमको निकल कर आएगा, तत्व के रूप में क्या है, सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन। यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण क्या है, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु और साबुन और रक्त। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक और तन्य है, आप इस तत्व को कौन सी श्रेणी में विभाजित करेंगे, तो आप सभी को पता है कि धातुओं के अंतर्गत आता है, धातुएं ही ध्वनिक और तन्य होती है, इसलिए ये क्या है, धातु है। इसके अभिलक्षण लिखिए, तो हमने जो पढ़े हैं ये सारे अभिलक्षण इसके लिख दीजिए। संतृप्त विलयन के लिए, हाँ यहाँ पर ये विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, सामान्य सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमको क्या करना है, हल करना है। सोडियम क्लोराइड विलयन का द्रव्यमान 36 ग्राम दिया हुआ है, जल का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया हुआ है। अब हमको विलयन, क्योंकि हमको पता है कि विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना, तो दोनों का द्रव्यमान निकालने के लिए हम दोनों का जोड़ कर देंगे, विलेय और विलायक का। तो क्या हो जाएगा, 36 धन 100 ग्राम बराबर 136 ग्राम। विलयन की सांद्रता का सूत्र लगा देंगे, विलेय का द्रव्यमान गुणित 100 बटे विलयन का, ये बीच में बटे हैं मतलब इसके भाग देने वाला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26.47। मिश्रण यौगिक में अंतर हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ इस प्रकार से है कि विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का बॉक्स लिया और इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए एक अन्य छिद्र बना दिया उसने, यहाँ से जैसे आँख जहाँ पर दिखाई दे रही वहाँ पर। दूध के नमूने को उसने क्या किया, कांच के बीकर में लेकर बॉक्स में बीच में रख दिया है। अब उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि बीकर में लिया गया जो दूध है वो प्रदीप्त हो उठता है। प्रदीप्त हो उठता मतलब चमकने लगता है। उन्होंने इस क्रियाकलाप को अब नमक के विलयन के साथ करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसमें से प्रकाश सामान्य रूप से निकल गया। अब ऐसा क्यों,
तो यहाँ पर हमने टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन है कि बताइए दूध क्यों प्रदीप्त हुआ और इस परिघटना का क्या नाम है। दूसरा, नमक के विलयन से समान परिणाम प्रेक्षित हमें क्यों नहीं हुए। चलिए सोचिए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। देखिए क्योंकि दूध क्या है, कोलाइड है, और कोलाइड के बारे में हमने पढ़ा है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी दिया है इसमें, क्या दूध के विलयन द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले 2 विलयन के नाम भी आप बता सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे 2 विलयन। तो देखिए ये दूध के बारे में जैसे उत्तर था कि दूध क्या है, एक कोलाइड विलयन है जिसके कण प्रकाश को फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए दूध प्रदीप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, टिंडल प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन नमक का विलयन शुद्ध विलयन है, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव का गुण दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको इसमें उसके समान परिणाम प्राप्त नहीं हुए। और हम कोलाइड के और उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है, कोहरा और धुआं। अब इनको हम बांटें वर्गीकरण, भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से आएंगे और रासायनिक में। तो पेड़ों का कटना, मैं इसके बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ। पेड़ों का काटना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, मक्खन का पिघलना, ये भी भौतिक है। फिर तीसरा, जंग लगना रासायनिक है। फिर जल का उबलकर भाप बनना भौतिक है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, ये भी रासायनिक हो गया। जल में नमक घुलना भौतिक हो गया। फलों से सलाद बनना भौतिक हो गया। लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो तीसरा, पांचवा और आठवां जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सभी भौतिक हैं। कोलाइड और निलंबन की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोलाइड क्या है, जब विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं कि वो आंखों से भी दिखाई न दें, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला सकते हैं। तो इसको हम कोलाइड विलयन कहते हैं, अर्थात इनमें टिंडल प्रभाव देखा जाता है। इसके उदाहरण दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि है। निलंबन ऐसा विलयन है जिसमें विलय के कण हम आंखों से देख सकते हैं, है ना, ये निलंबन कहलाता है। उदाहरण मिट्टी युक्त गंदा पानी या चाक का घोल। कोलाइड के 4 गुण ये लिखे हुए हैं। धातु अधातु में अंतर हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें अगला। अब हम अध्याय यहीं पर आज का संपूर्ण होता है। तो आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये निदानात्मक मॉड्यूल के अंतर्गत दिया गया है। आपकी किताब में भी आपने इसको कंप्लीट यदि किया हो तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और आपके ये क्वेश्चन के आंसर्स मैक्सिमम इसमें से आएंगे ही। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य फ्रेंड्स तक भी इसको भेजिए। और वीडियो को आपने यदि पूरा देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी आपकी जो क्यूरियोसिटी है, बहुत सारी जो उत्सुकता है, जो आपको प्रश्न थे आपके मन के, उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।